Hello, students. Very welcome everyone to this prestigious class. My name is Rahul Agnihotri, and I will be here to discuss English section in the examination that was held yesterday. It is written there, CLAT 2026. Students, dear children, yesterday when the examination was held and the paper, when everybody got the glimpse of this paper, जब सबको इस पेपर की झलक मिली, मैं आपको एक बात सच्ची बता रहा हूँ, जो इंग्लिश का सेक्शन है जो मैंने कराया या जो मैं क्लासेस में कराता हूँ, मैं इंग्लिश के सेक्शन में डील करता हूँ जैसे, तो इसमें एक पैसेज जो है वो क्लासेस में, हमारी क्लासेस में, यानी कि हमारी नहीं मतलब मेरी क्लासेस में, दृष्टि की क्लास में एक पैसेज ऑलरेडी हो चुका है. इसमें जॉर्ज ऑरवेल्स का एक पैसेज आया है जिसमें कुछ एनिमल्स जो है एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है. विच टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर वी फेसिंग नाउ, हम किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं अभी. तो द पैसेज दैट वाज गिवन इन दिस पेपर 2026 एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा टोटल वही पैसेज आया है, बिल्कुल उसी नॉवल से जो है पैसेज निकालकर दिया गया है. और इट वाज वेरी सिंपल. मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने वो पैसेज किया है क्लास में, तो ये बहुत अच्छा रहा. तो और पैसेज मुझे लगते हैं जितने भी आए हैं, दे वर नॉट सो वेरी टफ एंड दे कैन बी दे कुड बी हैंडल्ड इजीली. बहुत आसानी से हो सकते थे, मतलब हो सके होंगे आपसे. एंड आई होप यू मस्ट हैव गिव योर बेस्ट. आपने उसमें बहुत अच्छा अपना किया होगा. Passages were not so tough, they were almost simple. बहुत टफ पैसेज नहीं थे. इसमें मैं बात करूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, एक पैसेज आया था, और इस तरह के जो पैसेज आए हैं वो बहुत हद तक सिंपल पैसेजेस थे. मुझे नहीं लगता बहुत टफ पैसेजेस थे. हाँ, उनमें जो क्वेश्चंस थे, बट द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड देयर, द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड देयर, in those questions some were tough, but not all. Some were tough. So we should go for English language section. It is from 97 to 120 questions. That means to say 24 questions were there, and the page number 32 to 38. So we are going to see that. It is 32 to 38. So it is 32. Now this is the passage. इस पैसेज में कहीं लाइंस वगैरह आपको दिख रही है ना, तो क्योंकि ये पेपर जो है निकाला गया है किसी बच्चे के थ्रू, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट नॉट टू वरी अबाउट दैट. आप तक ये प्रॉपर पहुंच रहा होगा, आई होप. तो बेटा मैं जिस पैसेज की बात करता हूँ पहले वो आपको दिखाता हूँ. ये जो पैसेज है आई एम 100% श्योर हमने क्लास में कहीं किया है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट पैसेज था, इसकी लाइनें कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर आई एम 100% श्योर ये पैसेज कहीं ना कहीं क्लास में हुआ है. ये वाला पैसेज आई एम टॉकिंग अबाउट, जॉर्ज ऑरवेल का पैसेज था, और इसका क्वेश्चन भी एक हमने कहीं किया है. मैन इज द ओनली क्रीचर दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग, ही डजंट गिव. जब मैंने जैसे इस पैसेज को देखा, the doubt came in my mind. I think I must have done it somewhere. मैंने इसे कहीं किया है. और जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस बात को ठीक बता पाएंगे. हो सकता है कि जो है कुछ स्टूडेंट्स के साथ ना हुआ, लेकिन किसी न किसी क्लास में से किया गया है. Man is the only creature that consumes without producing. He doesn't give milk, he doesn't lay eggs, he is too weak to pull the plow and he cannot run fast. और ये पैसेज खत्म होता है यहाँ. Getting my point? So you can understand the passage. It is here, extracted from edits from George Orwell's Animal Farm. So Animal Farm जो है उसमें यही दिखाया गया है. मैं पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि जो एनिमल्स पर एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, उन एक्सप्लॉयटेशंस में ये दिखाया गया कि जो सोसाइटी है, द सोसाइटी
in which many layers are there, many standards are there. Some people are very rich, some people are very poor, and generally what happens, rich people exploit the poor people. So it happens. तो ये एक और उस पुअर में भी एक और ज्यादा पुअर कैटेगरी है, वेरी पुअर. ओके, सो पुअर वेरी पुअर को ऐसा कर रहे हैं. तो दिस इज द सिस्टम. तो इसके बारे में थोड़ा सा उसमें बताया गया, बट हम अभी डिस्कस करेंगे. अभी हमारा जो है मेन कंसर्न है भी पहले पैसे हम शुरू करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पैसेज, एंड द पैसेज यू नो वेरी सिंपल. बच्चों ने पढ़ा होगा, उनको सिंपल लगा होगा, बहुत टफ पैसेज नहीं था. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज. द अडॉप्शन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द कांग्रेस गिव इट अ न्यू एनर्जी फ्रॉम January 1921. It began to register considerable success all over the country. अच्छा, एक बात और, मैंने आप लोगों को एक जो ट्रिक बोली थी, मैं आज भी उस ट्रिक को फॉलो करता हूं. जिन बच्चों ने फॉलो किया होगा उनको बड़ा फायदा मिला होगा. What you have to read the options first. It will make you some understand. It will give you some understanding. Okay, it will give you some understanding about the answers, about the options. So when you read the passage, definitely will be very helpful to you. So it was what? So first of all, we should go through some passages, some options. From the passage it is evident. पैसेज को देखकर मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये? The idea of स्वराज seemed futile. futile का मतलब था बेकार चला गया, यूजलेस हो गया. और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बहुत बड़ी सक्सेस थी. और द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन द सिंपैथी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. बहुत सारे भारतीयों को इसको सपोर्ट मिला. और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी की तरफ जो है बहुत ज्यादा रुझान रहा है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का. उसने रिप्रेजेंट किया उसे. द टर्म पुअर डम मिलियंस, इसमें एक जगह कोई आया होगा. अब ऐसे ये क्वेश्चन है, नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, पुअर डम मिलियंस. तो ये पुअर डम मिलियंस जैसे ही आपके पैसेज में आएगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे. यू विल it will definitely strike in your mind. यार हमने पढ़ा है इसे, I have read it in options in the questions. So poor dumb millions जहां भी आए, हमें ध्यान देना कि किसकी बात की जा रही है. ये सिर्फ गरीबों की बात है, या जो impaired है, इनको सुनाई उनाई नहीं देता, उनकी बात हो रही है. डम लिखा है जिसका मतलब सुनाई नहीं देना होता है. लार्ज नंबर पीपल who are vulnerable, मतलब बहुत कमजोर है. और द वास्ट नंबर पीपल हु आर इम्पोवरिज्ड एंड अनएजुकेटेड, मतलब बहुत गरीब है और पढ़े लिखे भी नहीं है. सो दो क्वेश्चंस इसमें और हैं. थोड़ा सा मैं जल्दी रखूंगा, क्योंकि जल्दी ज्यादा नहीं खींचना है आपको. आपको भी मजा नहीं आएगा यार बहुत खींचना, सीधे से आंसर बताओ ना. तो इसीलिए तो इस बार मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं, बाकी फिर हम लोग ऐसे ही डिटेल में चलेंगे. लेकिन तरीका सबसे अच्छा यही होता है. इट टेक्स टाइम, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत टाइम लेगा. Obviously they say like this, that will take too much time. But if you do this every day, it will be in your practice, then it will be very easy and it will take less time. Okay, उसका फिर ये समय आपका कम लेगा. तो 99 क्वेश्चन था. व्हाट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? स्वराज हैपेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड हो गया. ठीक है. और एक फाइन शो बहुत कम्युनल यूनिटी से भी जो दिखाई देती है. कम्युनल यूनिटी मतलब सभी धर्म एक साथ मिलकर इसमें आए, उसके बहुत फाइन एग्जांपल है. और एक रिच और एजुकेटेड ने अपने आप को नॉन कॉपरेशन से अलग रखा. ठीक है, सारी चीजें आपको फैक्चुअल है. एक दो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं. एक और, द मेन आइडिया द पैसेज, पैसेज का मुख्य आइडिया, द मेन आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है पूरे पैसेज का, सार क्या निकल के आता है. द नॉन कोऑपरेशन में डिडंट गिव इम्पेटस टू द फ्यूचर फ्यूचर मूवमेंट्स, मतलब आने वाले फ्यूचर मूवमेंट्स को इसने एक एनकरेज जो है वो किया कि नहीं किया, इसमें देखना है हमें. तो यहां तो लिखा नहीं किया. द मूवमेंट मेड द इंडियंस रियलाइज दैट पोटेंशियल टू फाइट अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश. इस मूवमेंट ने बता दिया कि भारतीयों में दम है, वो किससे लड़ सकते हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं. द ब्रिटिश बिकेम fearful and worried of Gandhi's leadership and cooperation India, cooperation of India. जो अंग्रेज थे वो डर गए और उन्हें चिंता हो गई क्या कि गांधी जी की लीडरशिप है और जो कॉपरेशन इंडियंस के बीच में है उनके बीच में एक चिंता का विषय बन गया. दैट द मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज दैट इट वाज रिपीटेड इन लेटर. और सबसे खास बात यह है कि भविष्य में आगे भी इसे रिपीट किया गया. और लास्ट है कि कम्युनलिज्म वर्ड जो यूज किया गया वो रीजनल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी और सेक्युलरिज्म, किसकी बात कर. तो ये चीजें हम देखेंगे. ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया, करा ऐसे ही जाना चाहिए. आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना.
तो कुछ बच्चों को टफ लग सकता है कि सर हम तो पैसेज फोकस्ड करेंगे जल्दी हो जाएगा, फोकस रहेंगे जल्दी हो जाएगा हमसे। तो ऐसा नहीं है बेटा, हम इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जिस तरह से मैंने क्लासेस बताया था ना, सेम वही पैटर्न आपके पेपर में रहा। मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत टफ हो गई चीज़ें। मैं पहले भी कह रहा था पैसेज बहुत सब सिंपल आएंगे, और ऑब्वियसली ऊपर वाले ने जो है आपको सिंपल पैसेज दिए। आई एम थैंकफुल टू गॉड। The adoption of non-corporate movement, cooperation movement by the Congress gave it a new energy, and from January to 1921, it began to register considerable success all over the country. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई कांग्रेस से, इसे एक नई एनर्जी दे दी, और जनवरी 1921 से क्या हुआ, एक कंसिडर बड़ी सक्सेस पूरे देश में देखने लगे। गांधी जी ने एक पूरे भारत का भ्रमण किया, टूर किया, during which he addressed, और उन्होंने एड्रेस किया hundreds of meeting and met a large number of political workers, बहुत सारे political workers. So in the first month, thousands of students left their educational student and joined more than 800 national schools and colleges that had sprung up का मतलब होता है to develop quickly. तो मतलब जो है पूरे भारत में क्या हुआ कि पहले ही महीने में जब गांधी ने इसको एड्रेस करना शुरू किया, गांधी ने, तो क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए जो विदेशी थे, यहाँ लिखा नहीं लेकिन ऑब्वियसली विदेशी थे, और नेशनल स्कूल्स को ज्वाइन कर लिए। 800 नेशनल स्कूल्स जो थे, कॉलेज को ज्वाइन कर लिए, जो पूरे भारत में फैले थे। कहा थे हम लोग, गांधी हैड प्रॉमिस स्वराज विद इन अ ईयर इफ हिज प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोग्राम आपने अडॉप्ट किया तो हमें 1 साल में ही स्वराज मिल जाएगा। The non-cooperation movement demonstrated that it commanded the support and sympathy of the vast section of Indian people. यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। वो कह रहा है कि गांधी का जो मूवमेंट था, या गांधी जी का जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो कैसे चला, बहुत सपोर्ट मिला, सिंपैथी मिली आपको, हर सेक्शन, समाज के हर वर्ग से उसको बहुत सपोर्ट मिला। इट्स रीच अमंग मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब जो किसान वगैरह होते हैं, वर्कर्स होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आ गए। सेक्शंस कैसे थे, ध्यान से देखिए, पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, आर्टिजन्स थे, और ऐसा दिखा भी, द स्पैटिल स्प्रेड मतलब बहुत बड़ी जगह पर ये फैला था। ऑफ मूवमेंट वाज आल्सो नेशन वाइड, मतलब पूरे देश में फैल गया ये। सम एरियाज वर मोर एक्टिव, कुछ एरियाज बहुत एक्टिव थे, कुछ एरिया नहीं थे, बट देयर वर फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू दैट शोड नो साइंस ऑफ एक्टिव, मतलब ना के बराबर ऐसे थे जहां कोई एक्टिविटी नहीं हुई हो, मतलब सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा था। द कैपेसिटी ऑफ द पुअर डम मिलियंस ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। अब देखो यहां पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन रहा है जो तुमने पढ़ा था अभी। The capacity of poor dumb millions of India to take part in modern nationalist politics was also demonstrated. जो poor dumb millions हैं भारत के, मतलब poor dumb millions को जो गांधी ने अपने इस जो पूरे स्टेटमेंट में कहा है, बंके जो बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में लिखा है, तो गांधी का जो स्टेटमेंट था उसमें पुअर डम मिलियंस का मतलब जो उन्होंने बताया था, गरीब लोग, अनएजुकेटेड की बात उसमें नहीं की गई है, उसमें गरीब को स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है, क्योंकि अभी आगे भी क्लियर होगा। द कैपेसिटी ऑफ पुअर डम मिलियंस ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। ये पुअर डम मिलियंस की जो ताकत है वो भी इसमें डेमोन्स्ट्रेट हुई है। द कैपेसिटी मतलब इसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में वो भी दिखी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द नेशनलिस्ट फ्रॉम टाउन्स, अब जो राष्ट्रवादी थे टाउन से, कस्बों से, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूलों से स्टूडेंट्स, कॉलेज से स्टूडेंट्स, और यहां तक कि एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली जो अवेयर लोग थे, वो अपने शहर अवेयर इन द विलेजेस हैड मेड अ सीरियस अटेम्प्ट टू ब्रिंग द आइडियोलॉजी एंड द मूवमेंट इनटू देयर मिड्स। वो क्या कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पॉलिटिकली अवेयर थे, उन्होंने भी एक गंभीर प्रयास किया, क्या, आइडियोलॉजी यानी कि जो ये विचारधारा थी राष्ट्रवाद की, एंड द मूवमेंट, और जो मूवमेंट था उसके बीच में इसको लाने की कोशिश करी। अब इस पूरे पैसेज में ध्यान से देखो, वो कह रहा है, जो पुअर, कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं कि जो पुअर डम मिलियंस जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि पुअर डम मिलियंस है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। पहली बार ऐसा हुआ कि शहरों से, स्कूल से, कॉलेज से स्टूडेंट्स दिखे और राष्ट्रवादी आ गए इसमें, और जो पॉलिटिकली अवेयर थे, एजुकेटेड थे, वो भी इसमें आ गए। तो अब इसमें ये कह रहा है कि जो गरीब लोग थे वो भी आए और जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी आए। तो इसमें जनरली क्या लग रहा है कि यहां पे जैसे लिखा ना, इवन द एजुकेटेड,
तो जब इवन द एजुकेटेड लिखा है तो इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस किसकी तरफ जा रहा है कि जो नॉन एजुकेटेड थे या अनएजुकेटेड थे, इनको नॉन एजुकेटेड वर्ड नहीं होता, अनएजुकेटेड वर्ड होता है, इलिटरेट पीपल जो है, जो अनएजुकेटेड पीपल थे वो पहले से ही थे और जो अनएजुकेटेड थे वो गरीब भी थे। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको आंसर की तरफ इशारा मिल रहा होगा। द ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज इन द मूवमेंट एंड मेंटेनेंस द कम्युनल कमिटी डिस्पाइट द मालाबार, एक मालाबार डेवलपमेंट, मालाबार में कुछ हुआ था उस समय, तो एक ट्रिमेंडस पार्ट मतलब जबरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ, शानदार, बहुत सारी कम्युनिटीज का इस मूवमेंट पे, मेंटेनेंस ऑफ कमांड कम्युनल यूनिटी, और जो कम्युनल यूनिटी है वो भी बहुत अच्छे से दिखी डिस्पाइट द मालाबार डेवलपमेंट। एक मालाबार में कुछ हुआ होगा आपस में, शायद कुछ कम्युनल जो है राइट्स वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा। वॉज इन इट सेल्फ नो मीन अचीवमेंट, मतलब ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। There is hardly any doubt, मुश्किल से ऐसी कोई बात थी, that it was minority participation that gave the movement its truly mass character in mass areas। मतलब इस बात में कोई शक नहीं कि जो माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन था उसने मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर दे दिया, कई मतलब बहुत बड़ा उन्माद सा खड़ा हो गया। एंड इट वाज इंडीड अनफॉर्चुनेट दैट दिस मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट टू बी रिपीटेड इन लेटर ईयर्स। कहीं हमने पढ़ा था ना कि आगे भी जारी रहा, तो नहीं, ये आगे जारी नहीं रहा। वंस कम्युनलिज्म बिगेन टू टेक इट्स टोल, जैसे ही कम्युनलिज्म यानी कि जो है संप्रदायवाद जो है बढ़ने लगा तो फिर ये कम होता गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट, पैसेज से देखकर क्या महसूस हो रहा है कि स्वराज बेकार चला गया? नहीं, बेकार नहीं था, कुछ ना कुछ तो चीजें थी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, अच्छा स्वराज नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर ही बात थी अपनी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अ कंप्लीट सक्सेस, सक्सेस ही पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि आगे जाके ये कम होने लगा था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड द सिंपैथी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, ये हो सकता है पर हम आगे भी देखें। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, नो नो नो। तो बेस्ट आंसर हमारा क्या चल रहा है? ये ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि सभी सेक्शंस इसमें साथ आ गए थे, इस पर एम्फेसिस है। द पुअर डम मिलियंस, बेहतर आंसर तो ये होना चाहिए फर्स्ट वन, क्योंकि गांधी ने यही कहा है। पुअर डम मिलियंस का उन्होंने अपने पास जो लिटरल मीनिंग दिया है वो पुअर डम मिलियंस का मतलब इम्पोवरिस्ड पीपल, क्लियर। पर उसमें लिखा है एक जगह इवन अनएजुकेटेड, सॉरी इवन एजुकेटेड पीपल, इवन एजुकेटेड पीपल भी इसमें आ गए, पॉलिटिकली अवेयर पीपल भी इसमें आ गए। तो जब हम देखते हैं ना इवन एजुकेटेड पीपल की तरफ, तो हमारा मतलब ये जाता है कि पहले अनएजुकेटेड आ चुके होंगे, तो वो कह रहा है इवन एजुकेटेड पीपल भी इसमें आ गए। तो मतलब क्या है कि इम्पोवरिस्ड भी थे और वो अनएजुकेटेड भी थे, ठीक, जो पहले आए थे। तो वास्ट नंबर ऑफ पीपल हु वर इम्पोवरिस्ड एंड अनएजुकेटेड, जो डम मिलियंस का मतलब जा रहा है ना। ठीक है, एक बार हम दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई आंसर बन सकता है, या तो ये बन सकता है या डी बन सकता है। एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं क्या बेस्ट आंसर हो सकता है हमारा। The capacity of poor millions of India to take part in modern nationalist politics was also demonstrated. This was the first time that nationalists from the towns, students from schools and college, or even the educated and politically aware in the villages had made a serious attempt to bring the ideology and the movement into their midst. अब देखो ध्यान से, एक चीज और लग सकती है कि जब वो बोल रहे थे पुअर डम मिलियंस का मतलब, पुअर डम मिलियंस का मतलब, तो इसमें सभी को उन्होंने शामिल कर लिया। मतलब जो गरीब लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे वो भी गरीब हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं वो भी गरीब हैं, पॉलिटिकली और एजुकेटेड अवेयर पीपल हैं वो भी गरीब हैं, वो सब मिलकर एक साथ आ गए, है ना। ऐसा भी सेंस बन सकता है। मैं भी आपको रास्ता बताऊंगा क्या बेस्ट आंसर हो सकता है हमारा। तो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ पुअर डम मिलियंस ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। अब इस लाइन को सुनो आगे, उसको अब किसके उसके क्या किए हैं, सेपरेशंस किए हैं कि ये पहली बार था कि नेशनलिस्ट आ गए, ठीक है, स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट्स आ गए, एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर, इवन मतलब यहां तक कि पॉलिटिकली और एजुकेटेड पीपल भी इसमें आ गए। तो कुल मिला के मुझे जो बेस्ट आंसर लगता है, क्योंकि इवन अनएजुकेटेड लिखा है, तो ऐसा इशारा जा रहा है कि इम्पोवरिस्ड यानी कि गरीब भी थे और अनएजुकेटेड पीपल भी थे। पर थोड़ा सा देखा जाए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो क्या, ध्यान से देखो इस चीज को, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात की जा रही है पुअर डम मिलियंस में, इसमें सभी को शामिल कर लिया गया है। एजुकेटेड पीपल भी थे, पॉलिटिकल अवेयर भी थे और सब लोग थे। तो मुझे जो बेस्ट आंसर, क्योंकि कुछ जगह पर मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इसको आंसर दिया है,
पर मेरा जो जहां तक मन कहता है, मतलब मन क्या, मुझे जो दिख रहा है सामने लिखा हुआ, पुअर डम मिलियंस में उन्होंने सबको शामिल कर लिया था। और पुअर डम मिलियंस में एजुकेटेड पीपल भी थे, अनएजुकेटेड पीपल भी थे, सब लोग उसमें शामिल थे। तो कुल मिला के वो सब मिला के कैसे थे, वो गरीब लोग थे। तो मेरा जो बेस्ट आंसर बनता है वो पहला वाला बनता है। मैं आपको इसकी तरफ ले जाने से पहले थोड़ा सा सोचने को बोलूंगा कि पुअर डम मिलियंस का मतलब सिर्फ वो अनएजुकेटेड पीपल की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें उन्होंने सबको शामिल कर लिया था। आप एक बार फिर से देखने की कोशिश करें, शायद मैं गलत हो सकता हूं, या हो सकता है कि जो भी है। तो अब फिर से देखो, द कैपेसिटी ऑफ पुअर डम मिलियंस ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब जो पुअर डम मिलियंस थे उनकी ताकत पहली बार सामने आई। पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनलिस्ट आए, स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट्स आए, एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर पीपल भी इसमें आ गए। तो इसका मतलब बेस्ट जो मुझे लगता है वो क्या है, पहला वाला ही लगता है ना। तो हम इसमें पहले वाले की तरफ चलेंगे, ना कि डी की तरफ चलेंगे। ओके, गॉट दैट। इसका आंसर तो पता ही आपको। आगे चलते हैं। बाकी ऊपर वाले ने चाहा कि आपके आंसर सही होंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? द स्वराज मूवमेंट हैपेंड, द नॉन कॉपरेशन, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। द नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट फेल ड्यू टू सडन विड्रॉल, नो, सडन विड्रॉल वाली बात भी इसमें दिखती है। देयर वाज अ फाइन शो ऑफ कम्युनिटी, ये जरूर था। और रिच एजुकेटेड पीपल की, नो, वो भी इसमें साथ में आ गए थे। तो क्या होगा आंसर? देयर वाज अ फाइन शो ऑफ कम्युनल यूनिटी। और द मेन आइडिया द पैसेज क्या था कि नॉन कॉपरेशन डिड नॉट गिव इम्पेटस टू द, ना, बिल्कुल दिया था उसने, एक आगे काम करने के लिए एक एनर्जी तो दी ही थी। मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ मूवमेंट वाज रिपीटेड, नो, रिपीट नहीं हुआ, धीरे धीरे ये खत्म हो गया क्योंकि कम्युनलिज्म बढ़ने लगा। द ब्रिटिश बिकेम फियरफुल बरीड गांधीज लीडरशिप, और द मूवमेंट मेड द इंडिया रियलाइज, ये बेस्ट आंसर है। कौन सा? कि लोगों को महसूस हो गया कि वो कुछ कर सकते हैं। सो इट्स बी 100। वन मोर question is there. The word communalism in the above passage refers to, ये कास्ट आइडेंटिटी की बात नहीं थी कि तुम बनिया हो, मैं ब्राह्मण हूं, वो जाट है, वो गुजर है, वो मंसूरी है, वो मिर्जा है, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। इसमें जो बात थी वो क्या थी? रिलीजियस आइडेंटिटी की बात थी। उसी समय आपने देखा ना, कौन सा जो है मालाबार मूवमेंट, ऐसा कुछ वहां पे आया था। तो बेस्ट आंसर क्या चल रहा है? दिस वन, रिलीजियस आइडेंटिटी। रीजनल आइडेंटिटी की बात भी नहीं थी, क्षेत्रवाद की बात नहीं थी, सेक्युलरिज्म तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इट वाज अ थिंग। आगे चलते हैं। तो इसके सारे आंसर्स हो गए, यानी कि 101 का क्या था आंसर? ए। ठीक, नाउ वी शुड टॉक अबाउट दिस वन। ये भी बढ़िया है। अगर आप एक किताब पढ़ेंगे ना, युवल नोआ हरारी की, तो ये जो है ना, सैपियंस उन्होंने बुक लिखी, बड़ी शानदार बुक है। मैंने इसको पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ा, पर कुछ हद तक इसको पढ़ा है, और अपने आप में कमाल की बुक है। मैं कहूँगा मतलब ये आपको ऐसा अंदाजा, ये आपको ऐसा आइडिया देगी कि यार हमारा सर्वाइवल इस तरह से हुआ है, पूरे थ्रू आउट द हिस्ट्री हम इस तरह से आगे बढ़े हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, देयर वर ह्यूमंस लॉन्ग बिफोर देयर वाज हिस्ट्री। मतलब इंसान कई बहुत पहले थे हिस्ट्री से। द आर्काइक ह्यूमंस लव्ड, played, formed close friendship and competed for status and powers, but so did chimpanzees, baboons and elephant। मतलब जो पुराने ह्यूमंस थे वो खेले कूदे, दोस्ती करी, ये सब चीजें उन्होंने करा, और स्टेटस पावर के लड़े, जैसे चिंपैंजीज, बबून्स और एलिफेंट्स करते। कुछ खास बात नहीं थी। देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उनके बारे में कुछ खास बात नहीं थी। नोबडी लीस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन देमसेल्फ हैड एनी इंक्लिंग दैट देयर डिसेंडेंट्स वुड वन डे वॉक ऑन द मून। मतलब उनमें से किसी भी ह्यूमन ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हाँ जी, ऐसा कोई उन्हें आभास नहीं होगा, ऐसी कोई उन्हें स्लाइट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आई हुई। इंग्लिश का मतलब स्लाइट अंडरस्टैंडिंग या सस्पिशन भी कह सकते हैं, कि आने वाली जो उनकी जनरेशन्स हैं, आने वाले जो उनके बच्चे हैं, वो एक दिन चांद पर चलेंगे, चंद्रमा पर चलेंगे, मून पर चलेंगे, स्प्लिट द एटम को तोड़ेंगे, फैथम द जेनेटिक कोड, फैथम को टू अंडरस्टैंड, जेनेटिक कोड को समझेंगे और हिस्ट्री की किताबें लिखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इज दैट दे वर incognizant animals with no more impact on their environment than gorillas, fireflies and jellyfish। So क्या था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में, कि वो इनकॉग्निसेंट एनिमल्स थे। मतलब बहुत ज्यादा जानकारी थी। इनकॉग्निसेंट का मतलब अनजान, जिनको समझ नहीं है। विथ नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट पर भी उनको कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं था देन गोरिल्लास, फायरफ्लाइज और जेलीफिश। जैसे गोरिल्ला, फायरफ्लाइज, जेलीफिश का था, वैसे ही कुछ उन्हीं का था।
बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू स्पीसीज। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बनती है, यहां भी एक दो क्वेश्चंस के आंसर बन सकते हैं, पर यहां आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बनती है। मैंने आपको कहा था ना बार बार हम ऑप्शंस नहीं पढ़े, वो मैंने आपको तरीका बताया था, पर मैं क्योंकि पैसेजेस से थोड़ा सा ये जो है अभी आपको बता रहा हूं, तो पैसेज के थ्रू सीधा सा करके तो जो टाइम बच जाएगा हमारा कि दोबारा ऑप्शंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू स्पीसीज। जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जीवों को, ऑर्गेनिज्म जीव जो होते हैं उनको प्रजातियों में जातियों में बांटा। स्पीसीज का मतलब ऐसा कुछ है। एनिमल्स आर सेड टू बिलोंग टू द सम स्पीसीज इफ दे टेंड टू मेट विथ ईच अदर। एनिमल्स वे सारे एक जैसे कहे गए, एक ही प्रजाति जाति के कहे गए, इफ दे टेंड टू मेट विथ ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, है ना। गिविंग बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, वो भी आगे जाके ऐसा कर सकेंगे। हॉर्सेज एंड डंकीज हैव अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड शेयर मैनी फिजिकल ट्रेट्स। हॉर्स और डंकीज हैं, उनके एंसेस्टर कॉमन रहे हैं और मैनी फिजिकल, उनके ट्रेट्स भी, गुण भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। दे विल मेट, मेट का मतलब आप समझ सकते हो, क्लास में मैं बोल नहीं सकता, मतलब आपस में मिलकर बच्चे पैदा करना, ऐसा कुछ। दे विल मेट इफ इंड्यूस टू डू सो, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा कहा जाए, ऐसा मतलब उनको किया जाए करने के लिए। बट देयर ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड म्यूल्स, पर उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो म्यूल्स होंगे, खच्चर होंगे। आर स्टेराइल, वो अनउपजाऊ होंगे, मतलब वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। म्यूटेशंस इन डंकी डीएनए, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशंस जो होते हैं मतलब हम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जीन्स को या जीनोम्स को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना, जेनेटिक कोड्स को बदलने की कोशिश करते हैं, और जो चीजें हैं वो सब बदलने की कोशिश करते हैं। सो उसमें कह रहा है म्यूटेशंस इन डंकी कैन डीएनए कैन नॉट देयरफॉर नेवर क्रॉस ओवर हॉर्सेस। तो जो डीएनए डोंकी का है वो हॉर्सेस को क्रॉस नहीं कर सकता, और वाइस वर्सा, और हॉर्सेस में भी ऐसा है कि वो डोंकी के डीएनए क्रॉस नहीं कर सकता। तो डीएनए पर बात आ रही है सारी। द टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉन्सिक्वेंटली कंसिडर्ड टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज। तो ये जो दो तरह के एनिमल्स हैं वो दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज हो गई, मूविंग अलोंग सेपरेट एवोल्यूशनरी पाथ्स, और जो एक साथ अलग अलग पाथ्स पर बढ़ रही हैं। बाय कंट्रास्ट टू बुलडॉग एंड स्पैनियल, स्पैनियल वे होते हैं जिनके कान लंबे लंबे होते हैं, कुत्तों के वो नीचे लटके हुए होते हैं। स्पेनियल में लुक वेरी डिफरेंट, मतलब जो बुलडॉग या स्पेनियल वो बहुत डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं, बट दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, शेयर द सेम डीएनए पूल। पर जो बुलडॉग स्पेनियल है वो डिफरेंट जरूर दिखते हैं, पर एक ही उनके एंसेस्टर्स हैं, ऐसे हैं, स्पीसीज हैं, और सेम डीएनए पूल को शेयर करते हैं। तो क्लियर हो गई ना बात कि डीएनए पूल पर सारा खेल है ना। जो युवल नोआ है वो बड़ा अच्छा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में आगे। सो नाउ अब क्या कह रहा है कि इस पैसेज में जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण नजर आता है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का, वो क्या है। देयर कॉन्शियस एफर्ट टू ऑल्टर एंड शेप देयर एनवायरनमेंट फॉर, वो एनवायरनमेंट में बदलाव करते रहे अपने अनुसार। दूसरा, देयर कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर स्पीसीज। जो कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन था और क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स थे, उन्होंने उसे अलग कर दिया इस दूसरी स्पीसीज से। तीसरा, देयर एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस वाज मार्क्ड बाय वारफेयर एंड द परसीट ऑफ डोमिनेंस ओवर, मतलब वो डोमिनेंस की लड़ाई लड़ते रहे, ऐसा कुछ वॉरफेयर में रहे। देयर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूसरों से अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, है ना। तो आपको, मुझे लगता है आंसर बेस्ट नजर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए आंसर, बेस्ट आंसर देखकर बताइए क्या हो सकता है। ऑब्वियसली सीधा दिख रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो द बेस्ट आंसर इज व्हाट, डी। नाउ आगे चलते हैं, ये पैसेज ऑलमोस्ट सिंपल था, आगे चलते हैं। In the context of the passage, the term incognizant most likely means lacking intelligence, unaware of the future potential, incapable of social interaction, और disinterested in environment। उनमें इंटेलिजेंस नहीं था, समझ नहीं थी, वो फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते थे, और सोशल इंटरेक्शन के लायक नहीं थे, कैपेबल नहीं थे उसमें, डिसइंटरेस्टेड थे। एक होता है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। और जैसे कहूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरा मन नहीं इसे करने का, पर मैं कहूँ डिसइंटरेस्टेड तो मतलब ये है कि
मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मुझे इससे, है ना। अब एक बार आते हैं कि कॉग्निसेंट वर्ड जो दिया हुआ था उसका मतलब क्या हो सकता है। कुछ लोग इसे कॉग्निजेंट भी लिखते हैं, है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस दैट दे वर इनकॉग्निजेंट एनिमल्स विथ नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर, मतलब एनवायरनमेंट पर प्रभाव को लेकर उन्हें कोई ज्यादा जानकारी थी देन गोरिल्लास, फायरफ्लाइज और जेलीफिश। जैसे गोरिल्ला, फायरफ्लाइज और जेलीफिश थे, वैसे ही कुछ इनका भी हाल था। अब इस लाइन से, अच्छा ऊपर क्या लिखा, nobody at least of all humans themselves had any inkling that their descendants would one day walk on the moon, spread the fathom the genetic code and write history books. The most important thing to know about prehistoric men is that they were incognizant animals with no more impact on their environment. मतलब इसमें ये कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बात खत्म हो गई कि वो भविष्य के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, और फिर उन्होंने एक फुल स्टॉप देकर नई बात शुरू की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस को जानकारी नहीं थी विथ नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को कोई खास असर नहीं पाया, उन्हें नहीं समझ पाए एनवायरनमेंट को, जैसे गोरिल्ला, फायरफ्लाइज और जेलीफिश रहे वैसे ही उससे ज्यादा उनका भी कुछ नहीं था। तो कुल मिलाकर इसमें जो आंसर सबसे पहले नहीं बनते हैं वो क्या नहीं बनते हैं कि एक तो ई हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को लेकर उनकी कोई ज़्यादा जो है पकड़ नहीं थी, और लैकिंग इंटेलिजेंस, अनअवेयर ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल, और ये सब चीज़ें। मुझे जो बेस्ट आंसर नज़र आता है, व्हाट आई थिंक, डिसइंटरेस्टेड इन द एनवायरनमेंट, ये एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है। कुछ लोग इसका आंसर अनअवेयर ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल दिखा रहे हैं, पर फ्यूचर पोटेंशियल कैसे बन सकता है, क्योंकि ये बात यहां खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो एनवायरनमेंट को समझ ही नहीं पा रहे थे, एनवायरनमेंट को लेकर उनकी कोई अवेयरनेस नहीं थी। ठीक, चलिए बाकी जो होता है, हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, वो सारे सही हो जाएं, या हो सकता है मैं से ही वो गलत हो जाए, माइट बी। ठीक, आगे चलते। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यही आंसर दिया है, अब ध्यान से देखना, फ्यूचर पोटेंशियल वाला ही आंसर ज्यादातर लोगों ने पुट किया है। विच द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ह्यूमंस डिड नॉट इनिशियली स्टैंड आउट अमंग अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये कह रहा है कि ऐसी क्या चीजें बेस्ट एक्सप्लेन करती है ह्यूमन जो है वो दूसरे एनिमल्स के सामने जो है वो अपने आप को नहीं दिखा पाए। तो दे हैड फ्यूअर ऑफस्प्रिंग देन अदर स्पीसीज, उनके बच्चे नाक के बराबर थे दूसरे स्पीसीज के जितने थे उनके नहीं थे। देयर बिहेवियर्स वर नॉट यूनिक कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स, उनके बिहेवियर्स जो थे वो दूसरे एनिमल्स से कुछ अलग नहीं थे। They did not yet evolve the ability, वो टूल वगैरह तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये तो वैसे ही चला गया। और they lacked the genetic capacity to develop language, लैंग्वेज की भी कोई बात नहीं थी। तो बेस्ट आंसर क्या है, the first, second one, their behaviors were not unique compared to other animals. So I think you got that. आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन उसमें था, उसको भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन अभी अपने पास है इसमें। According to the passage, what determines whether two animals belong to the same species? पैसेज के अकॉर्डिंग क्या डिटरमिन करता है कि दो एनिमल एक ही सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? Their ability to produce fertile offspring, their physical appearance, size, they share evolutionary ancestors, their capacity to adopt the environment. अब ये थर्ड पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन किया गया है। अब आप उसको देखो, उसमें क्या है, म्यूल्स के बारे में है कि डंकी और हॉर्स को मेट किया गया आपस में, तो क्या म्यूल पैदा हुए, तो वो ऑफस्प्रिंग को आगे जन्म, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, तो खच्चर थे वो जो थे नॉन प्रोडक्टिव थे, और ये स्टेराइल थे, बैरन थे, बैरन वैसे जमीन के लिए बोला जाता बंजर। और जो दूसरी चीज ये है कि उसमें फिर कहा गया है कि जो बुलडॉग है और जो स्पैनियल अलग अलग भले दिखते हैं, लेकिन डीएनए पूल उनका सेम था। तो कुल मिलाकर जो थर्ड पैराग्राफ सब दिख रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। Next one, the passage explains the concept of species classification by highlighting the behavioral differences. ये तो वैसे भी सिंपल है कि जो पैसेज एक्सप्लेन करता है स्पीसीज का क्लासिफिकेशन वो किस पर डिपेंड करता है, फोकसिंग द डीएनए पूल दे शेयर। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, सो इज इट क्लियर?
एक बार आपको हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने क्या देखा है इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने अनअवेयर ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल। पर जब हम पैसेज देखते हैं बेटा तो हमें ऐसा नजर नहीं आता। क्या नोबडी लीस्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस देमसेल्व्स हैड एनी, मतलब कोई जानकारी नहीं थी कि डिसेंडेंट्स जो है चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे इस तरह से आगे होते जाएंगे कि एक दिन मून पर चलेंगे, एटम्स को तोड़ेंगे, एजेंडे कोड का पता लगाएंगे, जानकारी लेंगे उसकी और हिस्ट्री बुक्स लिखेंगे। आगे वो कहता है यहां ये बात खत्म हो गई, ये बात जो थी वो यहां एंड हो जाती है। ठीक है, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक, जब, और वो कह रहा है अब आगे बढ़ता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में, इज दैट दे वर इनकॉग्निजेंट एनिमल्स। वो एक अनजान, अब कह रहा अनजान लोग थे वो, विथ नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। और जो इन्वायरमेंट पर उनको इम्पैक्ट था वो उसकी उन्हें जान, मतलब इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट पर उनका इम्पैक्ट, उसकी जानकारी थी। जितनी गोरिल्लास, फायरफ्लाइज, जेलीफिश को थी उतना ही वो थे। मतलब क्या थे, वो इन्वायरमेंट को लेकर उतने सजग नहीं थे। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, डिसइंटरेस्टेड। ओके, सो मुझे यही इसका आंसर बेस्ट लगता है। आगे चलते हैं, ये हो गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, या अगले पैसेज पर आते हैं। नाउ in 1973 only 45 of the world's 151 countries were counted as free by Freedom House। एक फ्रीडम हाउस है जिसने कहा 1973 में कि 45 कंट्री, पूरी दुनिया की 151 कंट्री में है जो फ्री है। फ्रीडम हाउस ऐसा कह रहा है, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब ये एक मेजरमेंट करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का कंट्रीज में, पूरी दुनिया में। उसने ऐसा कहा है 1973 में 45 कंट्रीज थी 151 कंट्रीज में, जिन्हें काउंट किया गया, फ्री के तौर पे बताया गया। ठीक है, आगे, द फॉलोइंग जनरेशन सॉ मोमेंटस पॉलिटिकल चेंज। इस जनरेशन ने एक महत्वपूर्ण, मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या देखा, चेंज देखा है। डेमोक्रेसीज और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज स्प्रेडिंग, दोनों वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी जगह बढ़ रही है एक्सेप्ट फॉर द अरब मिडिल ईस्ट। अरब मिडिल ईस्ट में नहीं बढ़ रही थी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज सैमुअल हंटिंगटन थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। यही ट्रांसफॉर्मेशन सैमुअल हंटिंगटन का थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेट मतलब क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब वो किसकी तरफ बढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी जो डेमोक्रेसी थी, यानी कि जो बहुत लिबरल मतलब फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी थी, एज द डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम द पार्ट। अब लिबरल डेमोक्रेसी हर तरफ दिखती थी फ्रॉम द एक्सेप्टेड पॉलिटिकल लैंडस्केप एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी की शुरुआत में सब जगह दिखने लगा। अंडरलाइंग दीज चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम वाज अ मैसिव सोशल, अच्छा, इसी ये जितने भी चेंजेस चल रहे थे, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा था। द शिफ्ट टू डेमोक्रेसी विथ वाज अ रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फॉर्मली पैसिव इंडिविजुअल। जो डेमोक्रेसी का जो शिफ्ट था, इसका क्या परिणाम हुआ, बहुत सारे पैसिव, जो मतलब पैसिव इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब वो क्या कर रहे थे, अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, अब वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे थे सोसाइटीज में। द सोशल मोबिलाइजेशन वाज ड्रिवन बाय द होस्ट ऑफ फैक्टर्स, और ये सोशल मोबिलाइजेशन था उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला क्या था, ग्रेटली एक्सपेंडेड एक्सेस, मतलब एजुकेशन को मिल पा रही थी, दैट मेड पीपल मोर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में उनको समझ में आ रहा था वो क्या है। द पॉलिटिकल वर्ल्ड अराउंड देम, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड के बारे में समझ पा रहे थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उस समय, विच फैसिलिटेटेड, जिसने आसान किया क्या, द रैपिड स्प्रेड ऑफ आइडियाज, आइडियाज बहुत तेजी से फैले, नॉलेज फैली, चीप ट्रेवल और कम्युनिकेशन था, दैट अलाउड पीपल टू वोट विद देयर फीट। और इस ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन ने क्या, अच्छा, ट्रैवल वर्ड यूज किया है, दैट अलाउड पीपल टू वोट विद देयर फीट इफ दे डिडंट लाइक द गवर्नमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लेते हैं यहां पर, वोट विथ देयर फीट, एक वर्ड आया है, इस पर एक क्वेश्चन भी आया, ये एक फ्रेज होता है, इसको मैं ईडियम भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करना, इसका मतलब है कि लोग अगर जगह पसंद नहीं आ रही तो उसको छोड़कर जा सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ।
तो अब आपको समझ में आ जाएगा आगे। इफ दे डिडंट लाइक द गवर्नमेंट इन ग्रेटर प्रोस्पेरिटी व्हिच इंड्यूस्ड पीपल डिमांड बेटर प्रोटेक्शन फॉर देयर राइट। अच्छा, क्या कर रहे थे, अपना चुनाव कर रहे थे और मजा नहीं आ रहा तो वहां से चले जाते थे अगर उनको गवर्नमेंट अच्छी लगती थी। ग्रेटर प्रोस्पेरिटी भी चाहिए थी, जो लोगों को आगे बढ़ाए कि डिमांड प्रोटेक्शन फॉर देयर राइट, उनके जो अधिकार हैं वो ठीक से जो संभाल सके। द थर्ड वेव क्रेस्टेड, क्रेस्टेड मतलब टॉप पर पहुंच जाना, 90s के लेट में ये टॉप पर पहुंच गई। हाउ एवर डेमोक्रेटिक रिसेशन, लेकिन उसका डेमोक्रेटिक रिसेशन मंदी का दौर शुरू हुआ है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, लेकिन 21st सेंचुरी में अब जो है चीजें घटनी शुरू हुई। अप्रोक्सीमेटली इन 5 कंट्रीज दैट हैड बीन पार्ट ऑफ द थर्ड वेव में 5 कंट्री ऐसी थी was either reverted to authoritarianism or saw a significant erosion of democratic institute। अब जो लगभग 5 कंट्री ऐसी थी जो उस थर्ड वेव में रोल प्ले कर रही थी, अब वो या तो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ लौटने लगी या उन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स का इरोजन होने लगा, यानी कि वो घटने लगा। फ्रीडम हाउस नोटेड दैट 2009 मार्क द 4th कॉन्सेक्यूटिव ईयर, मतलब 2009 चौथा ऐसा साल था जिसने फ्रीडम को घटते हुए देखा दुनिया में। द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड सिंस इट एस्टैब्लिश्ड इन मेजर्स ऑफ फ्रीडम 90, मतलब 1973 जो फ्रीडम के लिए बात शुरू हुई थी वो आकर कहां घटती हुई दिखाई देती है, 2009 में चौथा साल, यानी कि 2009 चौथा, 2008 तीसरा, 2007 2008 दूसरा, 2007 तीसरा, 2006 चौथा, यानी कि 4 साल 2006 से शुरू हुआ होगा ये। आगे, with the following aspect the most critical in understanding freedom's house revolution process, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम हाउस रिवॉल्यूशन प्रोसेस का था वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, मोस्ट क्रिटिकल, the methodology by which it quantifies the relative freedoms in different political systems, the emphasis on electoral participation, voter turnout in measuring democracy, its role in advising government on democratic reform based on its ranking, or its primary focus on economic disparities with democracies. So please tell me which one should be the best answer, क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, which one should be the best answer? ओके, सो अगर देखो डिस्पैरिटीज पर कुछ नहीं था, एडवाइजिंग भी कुछ नहीं कर रहा था, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वोटर टर्नआउट इन मेजरिंग डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ, पर द मेथोडोलॉजी वो क्वांटिफाई कर रहे थे, नंबर्स को गेन कर रहे थे फ्रीडम्स के बारे में, ठीक है, और डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा चल रहा था, तो बेस्ट आंसर यही है। व्हाट डज द फ्रेज वोट विद देयर फीट, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, क्या, माइग्रेटिंग टू कंट्रीज विथ बेटर गवर्नमेंट एंड कंडीशंस, तो यही बेस्ट आंसर बनता है। एक पहला इंगेजिंग इलेक्टोरल, पर वोट विद देयर फीट का मतलब यही होता है कि उनको अगर मजा नहीं आ रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो वहां से निकल जाएंगे, लिविंग द प्लेसेस। ठीक, आगे चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन, द term third wave of democratization was, as used, the passage refers to the rise of communalism, the spread of democracy, market oriented, तो आंसर सिंपल है, थर्ड वेव क्या था, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो दिस वन इज द बेस्ट आंसर। बहुत सिंपल पैसेज था ये, ज्यादा टफ नहीं था इसमें। एंड वन मोर क्वेश्चन इट इज देयर, सब कुछ था, एजुकेशन की बात हो रही थी, वो कह रहा है कि नॉट मेंशन द फैक्टर कोऑर्डिनेट सोशल मोबिलाइजेशन फैक्टर्स जो थे वो सारे थे, पर एक नहीं था, वो कौन सा नहीं था, एजुकेशन की बात थी, बिल्कुल थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात थी, बिल्कुल थी, प्रॉस्पेरिटी की बात थी, मिलिट्री प्रेजेंस की बात नहीं थी, सो दिस इज द राइट आंसर। और कह रहा है फर्स्ट टाइम फ्रीडम हैड डिक्लाइंड, तो 2009 नहीं था, 2009 से 4 साल पीछे चलिए, इसको 2009 को इंक्लूड करते हैं, तो कौन सा आंसर आएगा, 2006। क्लियर, सो द राइट आंसर इज व्हाट, 2006। नाउ माय किंसमैन, मतलब उनका कोई रिलेटिव वगैरह ऐसा कुछ होगा, एंड आई वर रिटर्निंग टू Calcutta from our Puja trip when we encountered unusual man on the train। मैं, अच्छा ये है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने द हंग्री स्टोन्स में लिखा है इसको, वो कहानी उनकी है कि मेरे रिश्तेदार वगैरह या जो है, मैं लौट रहा था कलकत्ता से, पूजा जो होती थी वहाँ पे नवरात्रि की, उसको करके लौट रहे थे हम लोग उसकी ट्रिप को, तभी हमारा सामना हुआ अनयूजुअल मैन से ट्रेन में। एट फर्स्ट शुरुआत में क्या लगा, जजिंग फ्रॉम हिज ड्रेस एंड बियरिंग, ड्रेस एंड बियरिंग का मतलब वो दिखता कैसा है ना, उसका फिजिकल और उसके जो कपड़े वगैरह है वो सब कैसे थे, तो हमें कैसा दिखा, वी मिस्टूक हिम, हमने उसे गलत समझ लिया, फॉर एन अप कंट्री बूरिशमैन। अप कंट्री का मतलब कोई रूरल देहाती व्यक्ति होगा, बूरिशमैन मतलब रूड एंड अनप्लेजेंट, बदतमीज आदमी होगा कोई, बट एज सून एज ही बिगिन टू स्पीक, जैसे उसने बोलना शुरू किया, आर इंप्रेशन चाहिए, हमारी तो पूरी धारणा ही बदल गई, विचार बदल गया। ही डिस्कोस्ड, उसने डिस्कशन की बात की, टॉक,
He talked on every subject with such confidence that one might think disposer of all things sought his counsel in every decision. मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, वन माइट थिंक कि कोई ऐसा सोच सकता था उसके बारे में, डिस्पोजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि जो ऊपर वाला गॉड है, सॉट हिज काउंसिल, वो भी सलाह लेता होगा अपने डिसीजन में उसकी। मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि डिस्पोजर ऑफ ऑल थिंग, ऊपर वाला भी इसे सलाह लेता होगा अपनी बातचीत के, अपने डिसीजंस में। Until then we had been perfectly content, unaware of hidden forces shaping the world, that the Russians were advancing, that the English were pursuing secret policies. Russian क्या कर रहे थे? Advancements कर रहे थे, English जो है secret policies बना रहे थे। Confusion among native chiefs had reached its peak. जो confusion था native chiefs में, वो peak पर पहुंच गया था। Our new acquaintance, मतलब जो हमारा नया दोस्त था, however hinted at such matters with a sly smile. Sly smile का मतलब क्या होता है कि sly स्माइल ऐसी स्माइल होती है बड़ी जो है कनिंग टाइप की स्माइल होती है, चालाकी वाली स्माइल होती है, रिमार्किंग, और ऐसा रिमार्क कर रहा था, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन, दुनिया बहुत सारी चीजें हैं। रोशियो देन आर रिपोर्टेड, जो न्यूज़पेपर तुम देखते हैं ना, उससे बहुत कुछ और भी है। Having never before traveled beyond our homes, हम कभी अपने घर से बाहर ही निकले थे इतना ज्यादा। We were struck dumb with wonder that his manner, हम बिल्कुल आश्चर्यचकित थे उसके व्यवहार से। No matter how trivial the topic कितना ही trivial, unimportant हो, he could quote science, comment on the Vedas and recite quatrains मतलब चौपाइयाँ from Persian poets की चौपाइयाँ बोलता। Since we possessed no real knowledge of science and Vedas, since we possessed no real knowledge of science, हमें कोई साइंस की जानकारी थी, वेदों की कोई जानकारी थी, पर्शियल लिटरेचर की कोई जानकारी थी, our admiration for him only grew, हमारा एडमायरेशन उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। My kinsman a theosophist, आप समझिए थियोसॉफिकल सोसाइटीज भारत में होती है, एनएबीसी से जुड़ी थी, तो ये थोड़ी मिस्टिक होती है। ये कैसी होती है? थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की होती है, ये भव्य, ये जो है स्पिरिचुअल टाइप का कुछ ऐसा होता है इनमें। आगे चले तो मेरा किंसमैन जो थियोसॉफिस्ट था, बिकम कन्विंस्ड हो गया दैट आवर फेलो पर्सन वाज इंस्पायर्ड बाय सम स्ट्रेंज, मतलब उसमें कोई ऐसा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म है, ऑकल्ट पावर है, और कोई इसमें दैवी शक्ति है, एस्ट्रल बॉडी है, कोई ऊपर से उतरा हो, कोई ऐसा व्यक्ति है। ही लिसन विद डिवोशनल रैप्चर, और उसने जो मतलब मेरा जो किन्स मतलब मेरा रिलेटिव था, उसने जो है उससे बहुत प्लेजर, डिवोशनल प्लेजर, रैप्चर मतलब प्लेजर या डिलाइटेड होना, इवन टू द मोस्ट कॉमन प्लेस रिमार्क्स एंड सीक्रेटली नोटेड डाउन हिज वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुना और उन चीज़ों को नोट किया। आई सस्पेक्ट आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपेनियन नोटिस दिस वाज़न्ट क्वाइटली प्लीज, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कंपेनियन जो बड़ा विद्वान व्यक्ति था, इस सब बातों को देख रहा था, समझ रहा था, और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि ठीक है भाई, ये लोग जो है मेरे से बहुत प्रभावित है। व्हेन द ट्रेन रीच द जंक्शन, जब ट्रेन जंक्शन पर पहुंच गई, वी गैदर्ड इन वेटिंग रूम, हम वेटिंग रूम में चले गए टू अवेट आवर कनेक्शन, आगे की ट्रेन कुछ वगैरह पकड़नी होगी। इट वाज 10 PM एज द ट्रेन वाज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड ओइंग टू सम फॉल्ट इन द लाइंस, 10 बज चुके थे, ट्रेन थोड़ी सी लेट होनी थी, कोई फॉल्ट था लाइन में। आई स्प्रेड माई बेड ऑन द टेबल, मैंने टेबल अपना बेड लगाया एंड प्रिपेयर टू सोने की तैयारी की। बट जस्ट देन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन बिगिन स्पिनिंग अ टेल, उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ने, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट क्लोज माई आईज ऑल नाइट, और मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सका पूरी रात। Now, the narrator and his kinsman initial impression of the unusual man highlights which theme most strongly? Reliability of culture stereotypes, मतलब fixed type, no. The danger of blind faith, no. The superior of Western education, no. Only one thing, क्या था? Initial impression unusual man का क्या था कि उसको बड़ा कैसा लगा? Deceptive man लगा उनको, ठीक है, कि पता नहीं किस तरह का व्यक्ति है। ठीक, आंसर ये था इसका सबसे बेस्ट। नेक्स्ट वन, इसमें लिखा है वन माइट थिंक दैट द डिस्पोजर ऑल थिंग्स सॉट हिज काउंसिल इन एवरी डिसीजन, मतलब ऊपर वाला भी इससे जो है अपनी सलाह मांगता होगा अपने डिसीजंस के। तो आयरनी, विडंबना, नो इट इज नॉट विडंबना। यूफेमिज्म का मतलब होता है यूजिंग माइल्ड वर्ड्स टू से समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ आपको बुरा बोलना है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, बड़े कम मतलब बहुत रूड शब्दों में ना बोले, कुछ हल्के शब्दों से बोल दे, जैसे वो मर गया, ऐसे नहीं बोलना। कैसे बोल सकते हैं इसे? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, या ऐसा कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा माइल्ड वर्ड का इस्तेमाल करना होता तो अनप्लीजेंट चीजों के लिए। हाइपरबली होता बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और एलेगरी क्या होता है? ये होता है जैसे दर्द, तकलीफ वगैरह, प्रेम, पॉलिटिक्स वगैरह में सब
इनको ये कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिनको हम कथाओं में, जिनको कहानियों में हम कुछ उनको कोई रूप दे देते हैं इंसान का, जानवर का, ताकि हम अपनी बात को व्यक्त कर सकें। एलेगरी कुछ इस तरह का होता है, मतलब रूपक कथा ऐसा कह सकते हैं आप इन्हें। सो क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है तो हाइपरबोली, इसमें सिंपल है हाइपरबोली। द वर्ड थियोसॉफिस्ट मीन्स न साप्टिक है न एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इनको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं कि ईश्वर है भी कि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, भरोसा वाली बात नहीं है, वो मतलब इस बात को तय ही नहीं कर पा रहे ईश्वर है कि नहीं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गॉड इज देयर और नॉट। मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी यानी कि सुख साधन पर नहीं। सेप्टिक कोई संवेदनशील, उनको कोई वो शक वाली बात नहीं है। ओनली वन आंसर इज द मिस्टिक। ठीक, आगे चले। बुरिश मैन कौन है? स्टूपिड टाइप के व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं। तो जेंटिल पोलाइट होता है, वेल ब्रेड, कर्टली, ये सब अच्छे हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, इनके सारे पोलाइट की तरफ जाएंगे। ओनली बुरिश का अर्थ क्या बनेगा? डिस्कर्टियस। ठीक, सो द आंसर इज व्हाट? Discourteous. The narrator's suspicions that the extraordinary man was quietly pleased suggest the man was genuinely humble and embarrassed by the attention. Embarrassed मतलब होता है शर्मिंदगी हो जाना किसी बात को लेकर। The man wished to avoid any recognition of his authority. The man was indifferent to show others perceived him. The man derived satisfaction in impressing and influencing others. अब जो नरेटर का शक था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन जो है वो बहुत खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है ये लोग मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं। तो एक लाइन उसने कहा ये बात, तो आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉक्टर। क्लियर? नाउ वी शुड गो अहेड फॉर द नेक्स्ट थिंग, द लास्ट पैसेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैन इज द ओनली। ये पैसेज कहीं ना कहीं क्लास में हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने कहीं ना कहीं से करा है। मैंने जैसे इसकी शुरुआत की, एक दो लाइनें पढ़ी, मुझे लग गया हमने कहीं करा है क्लासेस में। सो मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम्स विदाउट। मैन ही एक ऐसा व्यक्ति है, नालायक इंसान है कि जो कुछ खाता तो सब कुछ, कंज्यूम तो सब कुछ, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता। ही डजंट गिव मिल्क, वो दूध नहीं देता। ही डजंट ले एग्स, वह अंडे नहीं देता। ठीक है, ही इज टू वीक टू, मतलब वो जो है वो खेती करने लायक या हल खींचने लायक भी नहीं है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता कि रैबिट्स को पकड़ सके। येट ही क्लेम्स डोमिनियन ओवरऑल, लेकिन फिर भी उसका डोमिनियन, मतलब फिर भी वो सब पर शासन चलाता है। ही सेट्स अस टू वर्क, रिटर्न्स ओनली द बेयर मिनिमम टू कीप अस फ्रॉम स्टार्विंग एंड कीप्स द रेस्ट फॉर हिमसेल्फ। वह हमारा काम तय करता है और हमें उतना ही देता ताकि हम भूखे ना मरे, और बाकी अपने पास रख लेता। आवर लिवर टिल्स द सॉइल, हम मेहनत करते हैं, हमारा जो डंग यानी कि हमारा जो गोबर है फर्टिलाइज करता है। एंड स्टिल नॉट वन ऑफ अस ओन्स मोर देन आर बेयर स्किन, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं मिलता। यू काउज, जो तुम गाय हो, लुक अपनी तरफ देखो, हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क हैव यू प्रोड्यूस्ड दिस पास्ट ईयर, पिछले साल में तुमने कितना ही दूध प्रोड्यूस किया, तुम्हें कितना मिला। एंड व्हाट हैज बिकम ऑफ इट, मिल्क दैट शुड हैव नर्चर्ड स्ट्रॉन्ग कार्ब्स, मतलब जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सकता था वो तो दूध मिला ही नहीं। एवरी ड्रॉप हैज गॉन डाउन द थ्रोट्स ऑफ आवर एनिमीज, हमारे दुश्मन यानी कि इंसानों ने सारा दूध पी लिया। एंड योर हैंस एंड यू हैंस, और मुर्गियों तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो कोई लेना देना है, तुम्हारा तो काम ही खत्म हो गया। हाउ मेनी एग्स हैव यू लेड, तुमने कितने अंडे दिए। एंड हाउ मेनी ऑफ दोज एवर हैज इनटू चिक्स, और में से कितने अंडों में से जो है बच्चे निकले। द रेस्ट हैव गॉन टू मार्केट टू ब्रिंग इन मनी फॉर जोन्स एंड हिज मैन, और जो बचे वो कहाँ चले गए? वो जोन्स के पास चले गए और उसके दोस्तों, उसके लोगों के पास चले गए जिन्होंने उन्हें मार्केट बेचा होगा, पैसे कमाए होंगे। एंड यू क्लोवर, और क्लोवर तुम, वेयर आर द फोर फोल्स यू बोर, फोल्स का मतलब होता है यंग हॉर्स, जो बच्चे छोटे छोटे हॉर्स के होते हैं। क्लोवर, तुम्हारे जो 4 बच्चे जो थे उनका क्या हुआ? Who should have supported and comforted you in old age, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें कौन आराम देगा, कौन तुम्हें जो है सेवा करेगा तुम्हारी। Each was sold at just a year old, जब वो 1 साल के सबको बेच दिया। You will never see them again, अब तुमने कभी नहीं देखोगे। For all your labor in the fields and your confinements, what have you gained, तुम्हारी मेहनत, तुम इसी जगह पर रहते हो, चारों तरफ से घिरे हुए हो। What have you gained except bare rations and a stall, तुम्हें सिर्फ खाने पीने का कुछ मिला, और क्या मिला अपनी जिंदगी में। Now, even the lives we do live are cut short, हमारी जिंदगी बहुत छोटी, denied their natural span, हमारा जो जीवन है उतना भी हमें नहीं मिलता। I do not grumble, मैं शिकायत नहीं करता, पर I am among the fortunate, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। I am 12 years old, मैं 12 साल का हूँ, and have born are 400 children, और I am among the fortunate, I am 12 years old, and और 400 बच्चे
जो है मैंने जो है पाले हैं। सच इज द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पिग, यही जीवन है एक पिग का। बट नो एनिमल एस्केप्स द क्रूअल नाइफ इन द एंड, पर हर एनिमल क्रूअल नाइफ से नहीं बच सकता है आखिर में। यू यंग पॉर्कर्स सिटिंग बिफोर मी, जो तुम जितने बैठे हो पॉर्कर्स मेरे सामने, ईच ऑफ यू विल स्क्रीम योर लाइव्स आउट एट द ब्लॉक विद इन अ ईयर, तुम सब चिल्ला रहे हो, तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा होगा। दिस इज द फेट, यही भाग्य है दैट अवेट्स ऑल ऑफ अस, जो हमारा सबका इंतजार करता है। काउज, पिग्स, हैंड्स, शीप्स, एवरीवन, सबका। इवन हॉर्सेस एंड डॉग्स शेयर नो बेटर एंड, हॉर्स और शेयर का और डॉग्स का भी कुछ नहीं होने वाला खास। बॉक्सर, द वेरी डे यू ग्रेट मसल्स फेल यू, बॉक्सर तुम्हारे मसल्स ढीले पड़ जाएंगे। जॉन विल सेल यू टू द नेकर, नेकर को बेच देगा। नेकर वो लोग होते हैं जो खालवाल निकाल लेते हैं और मांस को फेंक देते हैं। हु विल स्लिट यू थ्रॉट, जो तुम्हारा गला काट देगा। एंड बॉयल यू, तुम्हें उबाल देगा। फॉर द फॉक्स हाउंड्स, फॉक्स हाउंड्स होते हैं वो कुत्ते जो फॉक्सेस का हंट करते हैं, है ना, बड़े स्ट्रांग होते हैं। एंड द डॉग्स व्हेन ओल्ड एंड टूथलेस, और जब जो कुत्ते हैं जो बूढ़े हो जाएंगे और दांत गिर जाएंगे, आर टाइड विद अ ब्रिक, उन्हें पत्थर से बांध दिया जाएगा। डाउन द नीर, और किसी भी तालाब में उन्हें डुबो दिया जाएगा। सो कैन यू थिंक अबाउट इट, कितना डेंजर तरीके से इस चीज को एनिमल हार्म में समझाया गया है। आप सोच सकते हैं कितना भयानक है ये, समझने में कितना अजीब लगता है ना। तो यहाँ तो थोड़ा सा एक व्यक्ति दिख रहा है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं 12 साल का हूँ और मैंने 400 बच्चे पाले हैं, पैदा किए हैं। ऐसा कोई होगा? सच इज द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पिग। आगे मतलब पिग के बारे में है, आगे चलते हैं। विद द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। डिटेस्ट न्यूट्रल, नो, बात करना बड़ी खतरनाक। क्रिटिकल, सोम्बर, रिसेंटफुल, रिसेंटफुल मतलब नाराजगी से भरी हुई बात है। इवोकिंग अवेयरनेस एंड आउटरेज, गुस्सा भी आ रहा है इसमें। तो बेस्ट आंसर क्या है? सिंपल सा है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें अपना काम बन जाएगा। द स्पीकर फ्रीक्वेंटली कंट्रास्ट एनिमल्स वर्क विद ह्यूमन इन दिस लिटरेरी टेक्निक इज बेस्ट classified as allegory of class exploitation, hyperbole, irony about farm management, विडंबना, मेटाफोर फॉर, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बात है, एलिगरी के लिए ही बना है ये जो है जॉर्ज ऑरवेल का। एलिगरी का मतलब होता है कि हम तकलीफों को, अपने विचारों को या जो है इमोशंस को, हम उन्हें किसी मतलब किसी न किसी इंसान के रूप में, जानवर के रूप में प्रकट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एलिगरी। नाउ who is necker? A slaughterer, a trader, a person whose business disposal of dead and, तो सीधा आंसर हम लोगों ने बात करी ली इसके बारे में। The repeated reference to slaughter, drowning and the naked, the passage primarily implies to provide detailed account of animal husbandry, evoke national outrage and highlight the brutality of exploitation, or suggest that, तो simple answer, evoke emotional outrage and hide the brutality of exploitation. So ये कुल मिलाकर पूरा हमारा पेपर था, जो है 4 to 5 जो उसमें पैसेजेस थे। सो वी हैव डन नाउ एंड आई होप जितने आंसर्स मैंने आपको बताए हैं प्रॉबली वो सही होंगे और आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है 1-2 आंसर्स में इधर उधर बात हो सकती है, तो वो होती ही है क्योंकि सब्जेक्टिविटी होता है। कई बार जो है चीज़ें हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, हो सकता है सामने वाले भी सही हो। तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं आते। वी कैन नॉट मेक एनी अप्रेजल, हम अप्रेजल नहीं कर सकते अभी। आंसर्स आने दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि क्या रहा। और उम्मीद करता हूँ और आई होप यू मस्ट हैव डन योर बेस्ट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो और दूसरे टीचर्स आपसे डिस्कस कर ही रहे होंगे, क्या होगा। सो थैंक यू बीइंग विद मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।